चलिए फ्रेंड्स, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं एसे 265 पे। इसका नाम देख लीजिए, एसे 265, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। मेरी बातों को बड़ा ध्यान से सुनना। डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। सर आगे जाने से पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूं आपसे। ये कह रहा है कि हमें डेफिशिएंसीज को कम्युनिकेट करना है इन इंटरनल कंट्रोल। इन इंटरनल कंट्रोल, सर हम तो फाइनेंशियल का ऑडिट कर रहे हैं। then why we should communicate deficiencies in internal controls to the management or to those charged with governance? We are doing financial audit, then why we are thinking about internal controls? एक क्वेश्चन, आप पहले मेरे क्वेश्चन सुनिए, फिर उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। दिस एसे इज वेरी स्मॉल इन योर बुक्स। अगर मैं किसी भी बुक को देखता हूं तो उसमें आधे पेज में खत्म कर देते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम पर्पज से इतना ही है। बट सर प्रैक्टिकली इस एक टॉपिक पर मैं कम से कम 4 घंटे की क्लास ले सकता हूँ, जो कि मैं आपको 10-12 मिनट में बताने की कोशिश करता हूँ। समझिए, communicating deficiencies in internal control. We are doing financial audit, then why we are referring internal controls? First thing, सर इसके लिए मैंने एक आपके लिए एग्जांपल बनाया है, हम इसको देखते हैं, जो कि पूरा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए और मेरे साथ साथ आप ऑडिट कर रहे हैं। ये मान लीजिए हम किसी रिलायंस का ऑडिट कर रहे हैं आज। सर मैं रिलायंस का ऑडिट कर रहा हूँ। सर जैसे ही मेरा एग्जाम्पल खत्म हुआ, ये ऐसे 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। कभी आप सोचो वीडियो 13 मिनट की है यार, बहुत लंबी है। जो एग्जाम्पल में टाइम लगेगा वही लगेगा, अदर ऐसे विद इन 1 मिनट। मान लीजिए वी आर डूइंग ऑडिट ऑफ रिलायंस। मैं इसको समराइज करके चलता हूँ स्टार्टिंग से ही। मैं बैलेंस शीट का ऑडिट कर रहा हूँ सर, और बैलेंस शीट में मेरा क्रेडिटर आ रहा है, मान लीजिए 50 लाख, सिंपल टर्म्स। और मेरा पी एंडल में मेरा परचेज आ रहा है, मान लीजिए 70 लाख, कोई भी अमाउंट लगा लीजिए। तो हमें ये अब ऑडिट करना है। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि कपिल यू आर रिस्पॉन्सिबल टू डू ऑडिट। मान लो मैं टीम का एक पार्ट हूँ, आपको फाइनेंशियल का ही 70 लाख वेरीफाई करना है, आपको 70 लाख का परचेज का ऑडिट करना है। तो मैं क्या 70 लाख के नंबर को टेस्ट करने बैठ जाऊंगा, बताओ कौन कौन से आपने परचेज किए, मेरे को सारे बिल दे दो, मैं सब बिल देखूंगा? नहीं। मेरे को सबसे पहले एक सैंपलिंग करनी पड़ेगी कि इस 70 लाख का जो मेरा नंबर आ रहा है, जो 70 लाख की कंपनी ने परचेज की है, इसको मैं कितना टेस्ट करूं। फॉर एग्जाम्पल, आप ध्यान से बस प्यार से सुनते रहिए सर, बहुत नॉलेजेबल चीजें हैं, हमको सीखने को मिली। बहुत लेट समझ आई, मैं आपको समझा रहा हूँ, जल्दी समझ आ जाए तो अच्छी बात है, और बहुत रेलेवेंट चीज है। परचेज ये हर एरिया पे अप्लाई होगी। ऐसे ही परचेज आपने की, जो कि टोटल 70 लाख का नंबर था। इन परचेज के अंदर टोटल सीरियल नंबर मान लीजिए 1 to 500 इनवॉइसेज है मेरी, मतलब कंपनी ने टोटल पूरे साल में 500 बार परचेज की है। एज एन ऑडिटर, क्या आप ये बताओ कि आप 500 इनवॉइस चेक करोगे? क्या आप 500 इनवॉइस बैठ के, आपके पास इतना टाइम है, इतने वेले हो? नहीं। तो आपको क्या करनी पड़ेगी? सैंपलिंग करनी पड़ेगी। आप सर सैंपलिंग कैसे करोगे? आप इस 500 में से 10 इनवॉइस टेस्ट करनी है, 50 करनी है, 70 करनी है, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ आर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ आर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर हम कैसे डिसाइड करें? ये मेरा सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाई वी आर डूइंग इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग। सेकंड क्वेश्चन इज टू हाउ टू डिसाइड नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ आर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। मैं थोड़ा डीप में लेके जा रहा हूं, ऐसे तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। सर आपको ये निकालना है कि मैं इसका कैसे डिसाइड करूं। अब भैया हम रिलायंस के परचेज मैनेजर से मिले, सर मेरे को ये परचेज चेक करनी है। मैनेजर साहब बोलते हैं सर हमारे यहाँ तो कोई भी परचेज होने से पहले हमारे मालिक इसको अप्रूव करते हैं, हमारे सीएफओ साहब भी अप्रूव करते हैं, और जो हमारे यूनिट हेड है वो भी अप्रूव करते हैं। रहा सा परचेज का, जो मैं परचेज हेड हूँ, मैं भी अप्रूव करता हूँ। सर अच्छे से समझ आपको तब आएगा जब मैं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जिनकी आर्टिकलशिप थोड़ी सी ढंग से ना हुई हो, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ विजुलाइज भी करवा देता हूँ, एक प्रोसेस छोटा सा बना देता हूँ परचेज का। एसएपी एनवायरनमेंट में नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है? मान लीजिए सर एक यूजर है मेरा, जो कि एक इंजीनियर है किसी कंपनी के अंदर। इसने कहा कि मेरे को एक कंपोनेंट चाहिए कोई मेरी मशीन में लगाने के लिए, जो कि खराब होने वाला है। तो इसने एक रिक्वेस्ट रेज की, इसने कहा मुझे एक कंपोनेंट चाहिए, ये रिक्वेस्ट रेज की। इसकी रिक्वेस्ट 3 लोग अप्रूव करते हैं सर, एक स्टोर का बंदा, एक इस यूजर का हेड, एक फाइनेंस हेड। मैं आपके लिए बना रहा हूं ये।
इसकी यूजर की रिक्वेस्ट को 3 लोग अप्रूव करते हैं, एज्यूमिंग तीनों ने अप्रूव कर दी। फिर इसके बाद ये रिक्वेस्ट चली जाती है परचेज डिपार्टमेंट में। परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है सर, जब इन तीनों से अप्रूव हो जाती है, मार्केट से कोटेशंस लेता है, कंपनी के जो भी अप्रूव्ड वेंडर हैं, कोटेशंस लेने के बाद उनके रेट को, क्वालिटी को, बाकी सब चीज़ों को कंपेयर करता है और उसमें से एक वेंडर सेलेक्ट करता है। उस वेंडर को फिर वो पीओ बना के दे देता है। पीओ इज समथिंग एन टाइप ऑफ एग्रीमेंट जो दोनों पार्टी साइन करती है। फिर वेंडर उस पीओ के अगेंस्ट माल या कंपोनेंट कंपनी में भेजता है, ये यूजर उसको टेस्ट करता है कि क्वालिटी के हिसाब से आया या नहीं आया। इस तरह से हमारा प्रोसेस आगे बढ़ता है, लेकिन मेरा जो काम है आपको समझाने का वो यहीं से हो जाएगा। यूजर ने कंपोनेंट की रिक्वेस्ट रेज की जो कि 3 लोग अप्रूव करते हैं सर। अब आपने कहा कि भैया हमें आपने 500 बार परचेज किया, सीरियल नंबर 1 to 500, मैं तो 500 के 500 इनवॉइस चेक करूंगा। फिर आपको परचेज हेड बोलते हैं सर इतना मत टेस्ट करो, ऑडिटर साहब इतना मत टेस्ट करो, क्योंकि हमारी परचेज तो बहुत ही इंटरनल कंट्रोल प्रूफ है। हमारे यहाँ तो कोई 5 रुपए की परचेज भी करता है तो उसको भैया 3 लोग अप्रूव करते हैं, फेक तो मतलब ही नहीं है। तो आपने कहा अच्छा, आपके यहाँ पे कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, अगर कोई 5 रुपए की परचेज भी करेगा तो आप 3 लोग उसको साइन करोगे। तो मैं आपने आप जो बोल रहे हो ये मतलब आपके कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, आपके इंटरनल कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, तो क्यों ना मैं आपके इंटरनल कंट्रोल वेरीफाई कर लूं पहले। और अगर आपके इंटरनल कंट्रोल मुझे अच्छे लगते हैं, इफेक्टिव लगते हैं, एफिशिएंट लगते हैं, तो फिर मैं सोचूंगा कि इसको कम टेस्ट करना है। सर इसको निकालने के लिए हम 2 चीजों का कॉम्बिनेशन लेते हैं सैंपलिंग करने के लिए। वन इज हमारा इंटरनल कंट्रोल्स, सेकंड इज हमारा इंटरनल कंट्रोल को मैं इंटरनल कंट्रोल रिस्क भी बोल सकता हूँ, सेकंड इज हमारा इनहेरेंट रिस्क। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बेस पे मैं सैंपलिंग करता हूँ। तो इनहेरेंट रिस्क सर आपका एक्सपीरियंस और बाकी सब चीज के बेस पे निकलता है। कंट्रोल रिस्क निकालने के लिए मुझे कंट्रोल टेस्टिंग करनी पड़ती है। कंट्रोल टेस्टिंग करता हूं सर मैं, इनहेरेंट रिस्क निकालता हूं। कंट्रोल टेस्टिंग से अगर मेरे कंट्रोल्स इफेक्टिव आ जाते हैं, उसके बेस पे मैं अपनी नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर निकालता हूं। तो सर ये 500 सीरियल नंबर में से मेरे को कितना टेस्ट करना है, इसके लिए मुझे इंटरनल कंट्रोल चेक करने पड़ेंगे। इफ इंटरनल कंट्रोल आर एफिशिएंट, इफेक्टिव थ्रू आउट द ईयर, मैं थोड़ी कम सैंपलिंग करूंगा। सैंपलिंग कैसे होगी वो नहीं बता रहा। इनहेरेंट रिस्क देखूंगा तो मेरी सैंपलिंग कम हो जाएगी अगर कंट्रोल इफेक्टिव हुए तो भैया मैंने कहा आप एक कोई भी रिक्वेस्ट रेज करता है, स्टोर हेड और फाइनेंस के 3 बंदे उसको साइन करते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा कंट्रोल हो गया। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा सर, पता चले ये क्लास हमारी कहीं और मूव हो गई। तो इसको कंट्रोल्स कहते हैं। तो इस कंट्रोल को समझने के लिए, इस प्रोसेस को समझने के लिए हम क्या करते हैं, वॉक थ्रू, या यू आर राइट, हम क्या करते हैं, वॉक थ्रू। हम वॉक थ्रू करते हैं प्रोसेस को समझने के लिए, उस प्रोसेस में रिस्क को समझने के लिए या रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, और उन रिस्क को खत्म करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए कंपनी ने जो कंट्रोल लगाए हैं वो समझते हैं कि कौन कौन से कंट्रोल है। वॉक थ्रू में सिर्फ हम समझते हैं, कभी भी टेस्ट नहीं करते हैं, ये चीज याद रखना। प्रोसेस को समझना, उसमें रिस्क को समझना, उन रिस्क को खत्म करने वाले कंट्रोल्स को समझना। फिर हम जब समझ लेते हैं, वॉक थ्रू कर लेते हैं, देन वी डू कंट्रोल टेस्टिंग। अब अगेन सर कंट्रोल टेस्टिंग के लिए हम कितने सैंपल लें। सर जब भी हम कंट्रोल टेस्टिंग करते हैं, सैंपलिंग हमारी होती है कंट्रोल का नेचर क्या है, ये मैनुअल है, ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटेड विद मैनुअल है, फ्रीक्वेंसी क्या है, डेली बेसिस पे लगता है, मंथली लगता है, ईयरली लगता है, कैसे लगता है, जैसे बैंक कन्फर्मेशन मंथली होती है, ये कंट्रोल है मेरा। तो सर कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी और नेचर के बेस पे हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं, ये हमारी ऑडिट मेथोडोलॉजी होती है। तो अब मैं जब वॉक थ्रू कर रहा हूं, अब आप मेरा ये थोड़ा सा देख लीजिए, कंट्रोल टेस्टिंग क्यों होती है सर, नेचर, टाइम, एक्सटेंट डिसाइड करने के लिए किसका, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर का, इसलिए कंट्रोल टेस्टिंग होती है। अगर उसमें डेफिशिएंसीज आ गई तो हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, वो इफेक्टिव है तो हमें कम काम करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस देखिए आप। वॉक थ्रू, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस बाय सेलेक्टिंग वन सिलेक्शन। सर उसका अमाउंट क्या होगा, वॉक थ्रू में कभी भी अमाउंट मैटर नहीं करता, बिकॉज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, अंडरस्टैंड द रिस्क इन प्रोसेस, कि प्रोसेस के अंदर क्या क्या रिस्क हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी में बोलूं कि यूजर की रिक्वेस्ट को अगर एक स्टोर का बंदा अप्रूव कर दे तो वो माल मंगवा सकता है, तो भैया रिस्क ही रिस्क है, वो तो डेली कुछ ना कुछ मंगवा लेगा और अपने घर ले जाएगा, पर्सनल यूज करेगा। इसीलिए यहाँ पे 3 लोग अप्रूव कर रहे हैं, फाइनेंस हेड अप्रूव कर रहा है, स्टोर अप्रूव कर रहा है, और उसका खुद का बॉस अप्रूव कर रहा है।
अंडरस्टैंड द अप्लाइड कंट्रोल टू मिटिगेट द रिस्क इन प्रोसेस। आपको देखना है कि उस प्रोसेस में कितने कंट्रोल्स लगे हुए हैं, क्या वो कंट्रोल उस रिस्क को खत्म कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि रिस्क इतने हैं और कंट्रोल है ही नहीं, तो आप कंट्रोल टेस्टिंग करोगे नहीं, आपके कंट्रोल फेलियर हो गए हैं। कंट्रोल डेफिशिएंसी अगर आपको आइडेंटिफाई हो जाती है, आपको प्रोसेस में लगता है कि कंट्रोल डेफिशिएंसी है, तो आप उसको कम्युनिकेट करोगे टू मैनेजमेंट एंड टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। सर आपके कंट्रोल्स बहुत वीक हैं, मैं इसके बेस पे अपना सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर मेरे को ज़्यादा ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कंट्रोल मैंने इनफेक्टिव कंक्लूड किया है। सर आप क्या ओपिनियन देते हो, आप कंट्रोल टेस्टिंग कर रहे हो, क्या आप ओपिनियन देते हो फाइनेंशियल्स के अंदर कि भैया कंपनी के कंट्रोल्स वीक हैं? नहीं सर। एज एन ऑडिटर वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू गिव एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नॉट ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स। ये चीज हमेशा याद रखना। हम इंटरनल कंट्रोल क्यों चेक करते हैं? क्योंकि हमें हमारा नेचर टाइम एंड एक्सटेंट डिसाइड करना होता है ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। समझ आ गया होगा सर आपको। आगे चलते हैं। ये कंट्रोल टेस्टिंग रेलेवेंट नहीं है, फिर भी मैंने लिखा हुआ है। कंट्रोल टेस्टिंग कैसे करते हैं? सिग्निफिकेंट कंट्रोल टेस्टिंग करते हैं सर। सिग्निफिकेंट कंट्रोल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रिस्क को खत्म करने के लिए 10 कंट्रोल लगा रखे हैं, क्या मैं 10 के 10 कंट्रोल चेक करूंगा? नहीं सर। आपको लगता है कि अगर 3 कंट्रोल मैंने चेक कर लिए तो वो मेरा सफिशियंट है, तो मैं 3 कंट्रोल चेक करूंगा। एग्जाम्पल देने का मन है, चलो दे ही देता हूँ। एक यूजर को एक लैपटॉप चाहिए, उस लैपटॉप की अप्रूवल उसको 5 बंदों से लेनी पड़ती है, उस यूजर के हेड से, स्टोर डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, यूनिट हेड से। तो क्या आप जब कंट्रोल टेस्टिंग करोगे चारों के अप्रूवल चेक करोगे? 4 कंट्रोल हो गए ना? नहीं सर। मैं यूनिट हेड की देख लूंगा, हायर अथॉरिटी की, फाइनेंस की देख लूंगा। जब 2 हायर बंदों ने अप्रूव कर दिया तो मतलब मामला ठीक है ना। तो मैं सिर्फ रेलेवेंट कंट्रोल को टेस्ट करता हूँ। अंडरस्टैंड द नेचर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रोल। नेचर और फ्रीक्वेंसी समझो, उसके बेस पे सिलेक्शन करना है। फिर हमें टेस्ट को कंट्रोल करना है टू वेरीफाई दैट अप्लाइड कंट्रोल आर वर्किंग efficiently and effectively throughout the year. If control are good, effective, otherwise not effective. Our nature, time and extent will be, substantive audit procedure will be less, ठीक है, लेकिन हमें अदर फैक्टर्स को भी कंसिडर करना है, जैसे कि इनहेरेंट रिस्क और बाकी सब। सर ये तो मैंने आपको बताया अभी, ये मैंने आपको बताया कि हम इंटरनल कंट्रोल क्यों चेक करते हैं। टू डिसाइड, अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, टू डिसाइड आर नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। सर याद रखना, आपके किसी कोने पे जरूर बात ये काम आएगी। अब आपने जब वॉक थ्रू किया, आपको उसमें डेफिशिएंसीज मिली, तो वो डेफिशिएंसीज आपको मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करनी है। अगर कोई ब्लंडर है, अगर कोई आपको लगता है भैया इसकी वजह से तो मेरा फाइनेंशियली खराब हो रहा है, परचेज तो पूरी घपला है, तो आपको मैनेजमेंट भी मिली हुई है, तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से आपको डिस्कस करना है। तो कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, 2 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ जाता है। इंटरनल कंट्रोल क्यों होता है? वो कंपनीज का अपना स्ट्रॉन्ग प्रोसेस स्ट्रॉन्ग के लिए होता है। मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट डिसाइड करने के लिए। व्हाई वी टेस्ट इंटरनल कंट्रोल्स? टू डिटरमाइन नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। 10वीं बार बोल रहा हूँ सर आपके लिए मैं चीज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? कंट्रोल दैट अप्लाई टू मिटिगेट द रिस्क इन प्रोसेस। सर कहीं वो बंदा लैपटॉप अपने पर्सनल यूज के ना ले जाए, कहीं वो कंपोनेंट अपने घर ना ले जाए। तो व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल दैट अप्लाई टू मिटिगेट द रिस्क इन द प्रोसेस। और यहाँ पे पहले क्या पढ़ा हमने? वाई वी टेस्ट इंटरनल कंट्रोल। आगे चलिए 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 चलिए। व्हाट इज डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल? इंटरनल कंट्रोल का पर्पस क्या होता है? कि जो मेरे रिस्क है प्रोसेस के अंदर, उन रिस्क को वो खत्म कर दे। तो कंट्रोल नेसेसरी टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मिसस्टेटमेंट इज मिसिंग। भैया आपने कंट्रोल ही नहीं लगा रखा। बंदा, मेरे को अगर एक लैपटॉप चाहिए, कोई अप्रूवल ही नहीं कर रहा, मैं जाता हूँ स्टोर में लैपटॉप लेता हूँ, घर लेके चला जाता हूँ। तो कंट्रोल नेसेसरी टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मिसस्टेटमेंट इज मिसिंग। अगला एग्जांपल इसका क्या हो सकता है डेफिशिएंसी का? कंट्रोल इज प्रेजेंट, कंट्रोल है, बट इज अनेबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मिसस्टेटमेंट। लेकिन वो इतना एफिशिएंट, इफेक्टिव नहीं है कि उस रिस्क को खत्म कर दे। भैया एक बंदे ने कहा कि मेरे लिए आप परचेज करो एक कंप्यूटर, आई नीड ए कंप्यूटर फॉर कंपनी वर्क, और उसको सिर्फ अप्रूव कर रहा है स्टोर डिपार्टमेंट। तो क्या कंट्रोल इफेक्टिव है? नहीं। लेकिन अगर उसी कोई उसका हेड भी अप्रूव करे और फाइनेंस हेड भी अप्रूव करे और यूनिट हेड भी, अगर मान लो कंपनी की पॉलिसी होती है कि 50 लाख तक की अप्रूवल ये देंगे, 1 करोड़ तक की अप्रूवल ये देंगे, इससे ऊपर ये देंगे, तो अगर इस तरह की एक प्रोसेस बनी हुई हो तो वो मेरा इफेक्टिव होता है। तो ये वाला आप समझ गए होंगे।
व्हाट इज डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल, व्हाई वी डू इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग, हो गया। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज क्या है सर, बहुत फटाफट समझाता हूँ। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, सर आपने परचेज टेस्ट की और आपने कहा यार परचेज का तो मेरा कंट्रोल ही वीक है, परचेज तो मैं कर ही नहीं सकता, परचेज तो बड़े घपड़े वाली है। तो अगर मान लीजिए आप जब परचेज का ऑडिट कर रहे हो और परचेज का नंबर मेरा 50 लाख का आ रहा है, आपका इंटरनल कंट्रोल वीक है, दैट इज माई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। मेरे को तो ये कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, मेरे को तो कोई अदर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। और एक और एग्जांपल देखो सर, आप ऑडिट कर रहे हो सर P&L अकाउंट का, आपको टूर एंड ट्रेवल का खर्चा दिखा, टूर एंड ट्रेवल, या एक और ले लीजिए, मान लीजिए एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, और उसका अमाउंट आ रहा है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का 50,000 रुपए। एक ही देख लेते हैं, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 50,000 आ रहा है। आपने कहा यार एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के बिल तो भैया कोई भी अप्रूव नहीं कर रहा है, एक अकाउंटेंट अप्रूव कर रहा है, बस इंटरनल कंट्रोल नहीं है भैया, यहाँ तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है। नहीं सर, आप अपना अमाउंट भी देखो उसका कितना है, क्या वो मटेरियल इफेक्ट कर रहा है मेरे फाइनेंशियल को, क्या एक मटेरियल अमाउंट है, अगर नहीं तो आप देख लीजिए उस चीज को कैसे क्लोज कर सकते हो, यूज योर प्रोफेशनल जजमेंट। बट अगर आपका कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसीज, आप मैं ये बोल सकता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसीज आप देखेंगे, अगर उसकी वजह से उसका इफेक्ट ज्यादा आ रहा है तो वो मेरा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज हो गई, कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी दैट इज मटेरियल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है सर? चलिए, टू whom we should report the deficiencies in internal control, to management। मैनेजमेंट को तो आपको रिपोर्ट करना ही करना है सर, क्या आपका परचेज का प्रोसेस क्या बना रखा है, हमसे बनवाइए, हम बना के देते हैं आपको प्रोसेस। ये भी एक कंसल्टेंसी का बढ़िया काम चल रहा है सर, मैंने बनाए हैं पर्सनली। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, अगर मैटर आपका बहुत सिग्निफिकेंट है और आपके मैनेजमेंट के रिप्लाई से आप सेटिस्फाई भी नहीं है तो टू मैनेजमेंट इफ दिस इज रेलेवेंट एज पर प्रोफेशनल जजमेंट। मतलब दोस्त चार्ज गवर्नेंस के पास ये नहीं है कि आपकी डेटर की कंफर्मेशन नहीं आई और आप भाग के चले गए, सर डेटर की कंफर्मेशन नहीं आई, डायरेक्टर सर बताओ क्या करूं मैं, बोर्ड रिपोर्ट बोर्ड मीटिंग में पहुंच गए। तो आपको प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना है। इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज इतनी है कि वो मटेरियल है, आपको मैनेजमेंट ने आपने बता दिया लेकिन मैनेजमेंट भी आपको कुछ नहीं हो पा रहा है आपका, तो आप दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास जाएंगे। तो सर ये था मेरा डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू बी कम्युनिकेटेड टू विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज को बताना है। मैंने आपके अंदर इसको क्या समझाया, व्हाई वी टेस्ट इंटरनल कंट्रोल्स एंड डी। व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल्स, रिस्क को खत्म करने के लिए लगाए जाते हैं। डेफिशिएंसी क्या है, रिस्क को खत्म नहीं कर पा रहा। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज फाइनेंशियल में बड़ा इंपैक्ट है, कंट्रोल आपके वीक है। किसको डिस्कस करना है, मैनेजमेंट से भी डिस्कस करना है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से भी, अगर वो इफेक्ट मेरा अगर वो मटेरियल है तो। उसके बाद सर अब हम स्टार्ट करते हैं 299 ज्वाइंट ऑडिटर। आई होप आपको मजा आया होगा, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। प्लीज लाइक माई वीडियोज, प्लीज शेयर दीज वीडियोज विद द CS स्टूडेंट्स, and we will continue with 299, then SA 402. I have a special request for SA 402, so I will do this. Thank you, bye bye.